हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लेखा शास्त्र के दूसरे टॉपिक लेखांकन के आधारभूत शब्दों के बारे में। आज हम 10 शब्दों का ही अध्ययन करेंगे। पहला है व्यावसायिक सौदे या लेन देन। व्यापार में मुद्रा एवं माल या सेवा, इनके आदान प्रदान को ही हम व्यावसायिक सौदे कहते हैं। जैसे हम कोई सामान को बेचते हैं, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, या हम किसी को कोई सेवा प्रदान करते हैं, उसके बदले में हमें मुद्रा प्रदान होती है। तो जो ये लेन देन का सिलसिला होता है, यही हमारे व्यावसायिक सौदे कहलाते हैं। ये व्यावसायिक सौदे से हमारे व्यापार में जो पूंजी रहती है ना, जो पूंजी, जो दायित्व, जो संपत्तियां रहती हैं, उनके उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। आप देखेंगे कि हमारा माल दूसरे के पास चले जाता है तो हमारे पास वो माल कम हो जाता है, हमारे पास उसके बदले कैश आ जाता है, तो वो हमारी चल संपत्ति में शामिल हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा पैसा, पूंजी, संपत्ति, दायित्व, इन सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। अब जो व्यावसायिक सौदे रहते हैं, ये 2 प्रकार के रहते हैं। पहला होता है नगद सौदा, दूसरा होता है उधार सौदा। नगद सौदा आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि जिस जिस लेन-देन में पैसा तुरंत प्राप्त होता है, वह हमारा नगद सौदा होता है, तथा जिस लेन-देन में हम सेवा या माल तो प्रदान कर देते हैं, परंतु जो उसका पैसा रहता है वो उधार रहता है, वो हमें बाद में प्राप्त होता है। यह हमारे लिए यह हमारे लिए उधार का सौदा कहलाता है, जो हमें भविष्य में प्राप्त होने की आशा रहती है। अब व्यावसायिक सौदे के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में जानेंगे। व्यावसायिक सौदे वित्तीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? वित्तीय प्रकृति, क्योंकि इसमें धन का उपयोग होता ही है। आप चाहे वस्तु दें, चाहे सेवा दें, उसके बदले आप धन ही प्राप्त करेंगे, वही हमारे व्यावसायिक सौदे कहलाते हैं। इसका लेखा उचित प्रमाणकों के आधार पर होता है। उचित प्रमाणक के आधार पर ही इसका लेखा जोखा किया जाता है। तीसरा है सौदे संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। संख्यात्मक रूप मतलब कोई भी वस्तु का मूल्य जिसको हम गणना कर सकते हैं। पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, तो उसकी गणना नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो होते हैं सौदे, वो मौद्रिक होते हैं, तो हम लोग मूल्य उसका तय कर सकते हैं। सौदे आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये जो सौदे हैं वह आंतरिक भी हो सकते हैं तथा बाह्य भी हो सकते हैं। दोनों तरीके के सौदे व्यापार में हो सकते हैं। अब चलिए हम अपने बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। दूसरा है हमारा पूंजी। अब हम पूंजी पे बात करेंगे। पूंजी क्या होती है? पूंजी व्यापार का स्वामी अपने व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो धन, नगद या माल के रूप में लगाता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। अर्थात जो व्यापार का स्वामी रहता है, वो जो पैसे, जो धन अपनी माल खरीदने के लिए लगाता है, या फिर जो माल खरीदने या व्यापार को संचालित करने के लिए जो पैसे का उपयोग किया जाता है, वही हमारी क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। पूंजी को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि धन का वो हिस्सा जो और अधिक धन कमाने के लिए विनियोजित किया जाता है, उसे हम व्यापार की पूंजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आहरण। आहरण क्या होता है? जब व्यापार का स्वामी अपने व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए नगद या माल का आहरण करता है, या नगद या माल उठाता है या लेता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? आहरण। आहरण कहेंगे, क्योंकि वो जो उपयोग होता है वो निजी उपयोग के लिए सामान लेगा। अगर उस सामान को लेके वो व्यापारिक सौदे करेगा तो वह आहरण नहीं कहलाता। परंतु यदि वो उस धन का उपयोग या उस सामान का उपयोग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए करेगा, व्यक्तिगत उपयोग अर्थात जिसका संबंध व्यापार से ना हो, तो वह चीज़ हमारे आहरण के अंतर्गत आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है दायित्व। अब हम पढ़ेंगे दायित्व। देखिए, व्यापारिक सौदे हो गए, पूंजी हो गई, आहरण हो गया। अब हम जानेंगे दायित्व। दायित्व क्या होता है? दायित्व से आशय व्यापार के स्वामी के कोषों के अलावा व्यापार के उन ऋणों और ऋण देनदारियों से हैं जो अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं को चुकाने हैं। अर्थात एक जो व्यापारी रहता है, ठीक है, जो व्यापार का स्वामी है, उसको जो धन किसी को देना है, उसने किसी से उधार लिया, उससे पैसे चुकाने हैं, किसी व्यक्ति को पैसे चुकाने हो, किसी संस्था को पैसे चुकाने हो, वो रहता है उस व्यापार के स्वामी का दायित्व। सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उससे
ये अगर हमारा स्वामी उधार लेता है तो उसे जो चुकाना रहता है वह उसका दायित्व होता है। दायित्व को हम देय विपत्र, ऋण पत्र, बैंक ऋण आदि कह सकते हैं। जो बैंक से लोन भी लेते हैं वो भी एक प्रकार का हमारा दायित्व ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां टॉपिक है संपत्तियाँ। संपत्तियाँ क्या होती है? व्यापार में उपयोग होने वाले समस्त चल एवं अचल संसाधन जिनमें रोकड़ या आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलती है, व्यापार की संपत्तियां कहलाती हैं। अर्थात व्यापार में उपयोग होने वाला जो भी हमारा संसाधन है, चाहे वो चल हो, चाहे अचल हो, चाहे वो कैश हो, जो भी है जिससे हमको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, वह हमारे व्यापार की संपत्ति कहलाएगी। व्यापार की संपत्ति को और समझने के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि भवन, भूमि, फर्नीचर, माल, हस्तस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ मीन्स कैश इन हैंड, या फिर बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक। यह सब हमारे व्यापार की संपत्तियां कहलाती हैं। अब देखिए, संपत्तियां भी यहाँ पे 4 प्रकार की हैं। पहला होता है हमारा स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति वह संपत्ति होती है जो दीर्घकाल तक प्रयोग की जाती है। दीर्घकाल तक प्रयोग की जाने वाली संपत्ति को स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे कि भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर। इसका व्यापार संचालन से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यह हमारी स्थायी संपत्ति कहलाती है। जैसे हमारी भूमि हो गई, एक बार ले लेंगे, फिर वो कई वर्षों तक हम उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज इस भूमि पे काम कर रहे हैं, कल उस भूमि पे काम कर रहे हैं, परसों तीसरी भूमि पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो एक बार भूमि ले लेते हैं, जिस भूमि पे कार्य प्रारंभ होता है, वो कई सालों तक के चलता है, इसलिए वो हमारे व्यापार की स्थायी संपत्ति है। जैसे मशीन, एक बार मशीन खरीद लेते हैं तो उसी, मान लो दोना पत्तल का व्यापार है हमारा, हमने एक बार मशीन खरीद ली, हम उसी मशीन का उपयोग करते हैं लंबे समय तक, जब तक कि वो खराब ना हो, तो वो हमारे व्यापार की स्थायी संपत्ति है। अब दूसरा है हमारी चल संपत्ति। चल संपत्ति किसे कहेंगे? व्यवसाय की वह संपत्ति जो अल्पकालीन हो या अस्थायी हो, उसे हम चल संपत्ति कहते हैं। ये संपत्ति क्या है? परिवर्तित होती रहती है, कभी एक, कभी दूसरी, फिर तीसरा, या एक टाइम के बाद खत्म। जैसे कच्चा माल, मान लो हमारा रेशम के कपड़े बनाने का कारखाना है, तो जो मशीनरी रहेगी वो हमारी स्थायी संपत्ति में आएगी, परंतु जो रेशम का धागा आएगा जिससे कपड़ा निर्मित किया जाता है, तो वो जो रेशम का धागा है वो हमारी चल संपत्ति होगी, क्योंकि ये अल्पकाल के लिए रहती है। अब तीसरा है मूर्त संपत्ति। अब देखते हैं मूर्त संपत्ति कैसे कहते हैं। मूर्त संपत्ति को दृश्य संपत्ति भी कहते हैं। ऐसी संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम दृश्य संपत्ति कहेंगे। जैसे कि हमारी भूमि, भवन, फर्नीचर, ये दृश्य संपत्ति के अंतर्गत आता है। यह हमारी स्थायी संपत्ति भी है, परंतु यह हमारी दृश्य संपत्ति भी है, दृश्य या मूर्त संपत्ति। अब अगला है हमारा अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति किसे कहेंगे? ऐसी संपत्ति जिसे ना हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। वो संपत्ति जिसको हम केवल महसूस करेंगे, न देख पाएंगे, न छू पाएंगे, वो हमारी अमूर्त संपत्ति कहते हैं। इसे न देख पाने के कारण हम इसे अदृश्य संपत्ति भी कहते हैं। ये संपत्तियां हैं व्यापार की ख्याति या पेटेंट आदि, ये हमारी अदृश्य संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी 2 अन्य संपत्तियां होती है, क्षयशील संपत्ति, तरल संपत्ति, परंतु वह हमारे टॉपिक में नहीं है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब 6वां टॉपिक है हमारा प्राप्तियां। प्राप्तियां भी 2 प्रकार की होती है, एक पूंजीगत प्राप्ति, दूसरा आगमगत प्राप्ति। अब हम प्राप्तियों के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार में जो भी धन प्राप्त होता है वो हमारी प्राप्तियां होती हैं। जो धन हमें मिलेगा व्यापार में, जैसे हम किसी माल का विक्रय करते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है धन, वो हमारी प्राप्तियां होती है। ये हमें नगद रूप में ही प्राप्त होता है। प्राप्तियां हमेशा नगद ही होती हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब प्राप्तियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूंजीगत, दूसरा आगमगत। पूंजीगत प्राप्तियां,
व्यवसाय में एक प्रकार का नकदी का प्रवाह है जो बार बार नहीं होता है। यह पूंजीगत प्राप्तियां एक बार होने वाला प्रवाह है। यह प्रवाह बार बार नहीं होता है, अर्थात यह पूंजी हमें या यह धन हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है, यह एक बार प्राप्त होता है। दूसरा है आगमगत। आगमगत को आयगत भी कहा जाता है। यह वह प्राप्तियां हैं जो हमें व्यापार में निरंतर होती है, अर्थात जो निरंतर हमें आय प्राप्त होती है वह हमारी आगमगत प्राप्तियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं व्यय। व्यापार में होने वाले समस्त प्रकार के खर्चे जो हमारे व्यापार के लिए आवश्यक है, इसमें निजी खर्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। केवल वे खर्चे जो एक व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक हैं, उन खर्चों को हम क्या कहेंगे? व्यापार के व्यय कहेंगे। अब देखिए, व्यय के भी प्रकार होते हैं। व्यय पूंजीगत भी होते हैं, व्यय आयगत भी होते हैं। अब जानते हैं पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए जो व्यय किए जाते हैं, स्थायी संपत्तियों को, जैसे हम भूमि, भवन, इन सब को खरीदने, इनकी स्थापना करने में जो व्यय करते हैं उसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। और अब रहा आगमगत व्यय। आगमगत व्यय वे व्यय होते हैं जिसका लाभ सिर्फ उस अवधि तक ही प्राप्त होता है जब वो किए जाते हैं। जैसे हम पूंजीगत व्यय करेंगे, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत हम मशीन खरीदेंगे तो उसका लाभ हमें कई वर्षों तक प्राप्त होगा। परंतु जो आगमगत व्यय रहते हैं उससे हम कच्चा माल खरीदते हैं, तो कच्चा माल हमारे लिए कुछ समय के लिए ही उपयोगी है, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर हमें दूसरा माल खरीदना पड़ेगा। चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा आय। आय किसे कहते हैं? व्यापार में प्राप्त होने वाली समस्त इनकम, आय को अंग्रेजी में हम इनकम भी कहते हैं, जो हमें व्यापार से प्राप्त होती है, लाभ। एक तरीके से आय हमारा व्यापार से प्राप्त होने वाला लाभ है, या उसे हम अपनी कमाई भी कह सकते हैं। यह हमारी आय होती है। व्यापार का मूल उद्देश्य ही आय प्राप्त करना है। तो व्यापारिक सौदों से जो भी प्रकार का लाभ हो वह हमारी आय कहलाती है। अब अगला टॉपिक है लाभ। लाभ क्या होता है? किसी भी व्यवसाय में जब हम वस्तुओं का व्यापार करते हैं या वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है, जब हम वस्तुओं को बेचते हैं तो उसमें से जो भी हमारा खर्चा, हमारे कच्चे माल का खर्चा, हमारे पूंजीगत व्यय, हमारे आयगत व्यय, समस्त प्रकार के व्ययों को निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है वह हमारा लाभ कहलाता है। वह हमारा लाभ कहलाता है। अब लाभ इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आगम व्ययों की तुलना में अधिक, जो व्यावसायिक क्रियाओं के कारण आगमगत व्ययों की तुलना में अधिक हो तो अंतर की राशि लाभ कहलाती है। जो धन रहता है, जो पैसा हमें प्राप्त हुआ, वो आगमगत व्ययों से अधिक होता है तो वह हमारा लाभ होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम हानि। हानि क्या कहती है? व्यवसाय में हानि वह स्थिति है जब हम किसी वस्तु का विक्रय करते हैं, ठीक है, जो धनराशि हमें प्राप्त हुई, अब उसमें हमने कुछ खर्चा किया, कच्चे माल का, भूमि का, भवन का, जो भी हमने खर्चा किया उसको माइनस करेंगे तो जब देखेंगे हमको उससे हमारा खर्चा हमारे आने वाले रुपयों से अधिक हो गया तो अंतर की राशि व्यय कहलाती है।